अफगानिस्तान इस वक्त जियो पॉलिटिक्स का दुनिया में सबसे बड़ा टॉपिक है। इसी पर आज बात होगी चाणक्य फोरम के रूह रवां चीफ एडिटर और सीईओ जनाब मेजर गौरव आर्या साहब के साथ। मैं उनका पहले स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मेजर साहब, शुक्रिया जुड़ने का। देखिए, दिनों में सूरत हाल बदली और ये वो बदली है जिसके बदलाव का कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी तेज़ी से हालात बदलेंगे, लेकिन बहरहाल बदल गए हैं। इसका एक कारण मुझे सर ये नज़र आता है कि वहाँ पे कोई ऑल्टरनेट कुव्वत ही नहीं थी अफ़गानिस्तान में जो तालिबान को रोक सकते। अदरवाइज़ तालिबान को बहुत बड़ी ताकत नहीं थे। हम आज भी देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब उनका इंडिपेंडेंस डे कल ही मनाया गया तो आम अफ़गानों ने तालिबान की गोलियों की परवाह ना करते हुए अफ़गानिस्तान के झंडे लहराए। उन्होंने तालिबान के झंडे नहीं लहराए। लगता है कि आपको आने वाले दिनों में एक नई रेजिस्टेंस वहाँ पे बनती नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स उसमें समय लगेगा। बातचीत को यहाँ से हम शुरू करते हैं। जी ताहिर साहब, पहली बात तो मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, ऐसा भी हुआ कि ये जो अफगान आर्मी थी, अफगान आर्मी लड़ी नहीं सर, क्योंकि मनी चेंज्ड हैंड्स। बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया लोगों को, कमांडर्स को बीच में, और लोग अगर अफगान आर्मी लड़के हार जाती ताहिर साहब तो मुझे समझ में आता कि लड़े फिर हार गए, हार जीत होती रहती, इट्स अ गेम, somebody wins somebody loses। when I say game I don't want to trivialize it, मैं उसको हल्का नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, ये ये जिंदगी खेल है कहते हैं, उसी मतलब उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, होता है, कभी कुछ हारते हैं कभी जीतते हैं, ये लड़े नहीं। तो ये जब नहीं लड़े और पैसा लेके गायब हो गए, अशरफ गनी पैसा लेके गायब हो गया सर। इतने पैसे थे कि उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो उसको कुछ $4-5 मिलियन जमीन पे फेंकने पड़े। वो गाड़ियों में छोड़ आया अपना, वो भाग गया वो। तो कहने की बात यह है ताहिर साहब की जो अफगानिस्तान के लोग हैं, 2-3 चीजें हैं सर। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई 20-21 साल से। कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई है इस पूरी बात की कि कि दूसरी चीज ये है कि वहां पे कोई मिडिल क्लास ऐसी एमर्ज नहीं करी सर। हाँ, वहां पे डॉक्टर्स हैं, वहां पे इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन एक सॉलिड मिडिल क्लास एक मुल्क को स्टेबिलिटी देती है। तो वहां पे सॉलिड मिडिल क्लास का इमरजेंस नहीं हुआ। और तीसरी बात है कि जो अमेरिका ने कभी ये प्लान नहीं करा कि जब हम चले जाएंगे तो क्या होगा, और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसने भी ये प्लान नहीं करा, क्योंकि 20 साल से अमेरिकन थे वहां पे, उसको भी ऐसा लगा कि ये पार्टी तो चलती रहेगी, पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए था कि अमेरिकन कभी ना कभी तो जाएंगे। आज की तारीख में दे डोंट हैव मनी टू पे सैलरीज, क्योंकि अमेरिका वहां से चली गई, जो हर 2 हफ्ते में फंड्स आते थे वो फंड्स नहीं आए, और अमेरिका ने 10 बिलियन तालिबान के, जो मतलब अफगान गवर्नमेंट के जो 10 बिलियन थे वहां पे, अब तालिबान ऑब्वियसली क्योंकि इक्तिदार में आ चुका है वहां पे, वो रोक दिए। तो एक बड़ा जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस है। आपने जियोपॉलिटिक्स की बात करी, देयर इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक क्राइसिस ब्रूइंग, क्योंकि तेल कहां से आएगा? यू सी, अब ईरान थोड़ा सा दे देगा, ईरान फ्री में तो बांटेगा नहीं। उनकी इकोनॉमी क्या है अफगानों की? देयर इज नो इकोनॉमी। वो ड्रग्स पे ज्यादातर निर्भर है, दे डोंट ग्रो एनीथिंग। आपने पिछली बार सर ऐसी कौन सी कमीज पहनी थी, ऐसा कौन सा जूता पहना था जिसमें लिखा था मेड इन अफगानिस्तान? वो है नहीं उनका कुछ। दे डोंट एक्सपोर्ट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर ड्रग्स। सो ये बड़ी मुश्किल में वो मुल्क है इस वक्त। आपने कहा कि बहुत मुश्किल में है वो मुल्क, और जो ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि अशरफ गनी भाग गए, डर गए। ऑफ कोर्स मुझे तो मेरे सब ऐसा लगता है कि उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं थी। वाकई खून खराबा बहुत होता। सिर्फ डॉक्टर अशरफ गनी को कसूरवार नहीं ठहराता, जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो अब ट्रांजिशन कमेटी में लोग बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला उनके को प्रेसिडेंट थे, हामिद कारज़ई, ये सब के सब एक ही कच्चे चट्टे के लोग हैं फ्रैंकली। लेकिन मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, इसलिए कि जब निज़ाम ही ऐसा अनप्रेडिक्टेबल था तो ऐसे ही हालात होने थे। लेकिन हमें लगता है कि जो अब आम अफगान उठ रहा है, रेजिस्ट करना शुरू कर रहा है, एटलीस्ट आवाज़ उठा रहा है, वो शायद आने वाले दिनों में एक आवाज़ बनेगी, और मेरा ख्याल है वो पायदार आवाज़ होगी। इसके बारे में क्या आपकी कमेंट्री होगी? देखिए, मैं आपको ताहिर साहब एक बात बताता हूँ सर। ऐसा है कि अब अफगानों को चाहे एक बुरा वाकया गुजरा उनके साथ, एक सेंस ऑफ बिट्रेयल था, चाहे अशरफ गनी हो चाहे कोई और भी हो, अमेरिकन का जाना। लेकिन अब मुझे लगता है कि अफगानों में धीरे धीरे एक बात की समझ आ रही है कि आपको आजादी कोई और नहीं दिलवा सकता, आपको आजादी खुद ही छीन के लेनी पड़ेगी। ये ऑर्गेनिक होती है सर।
हिंदुस्तान में भी सर कितने लोग, हर एक मजहब के लोग मरे कटे सर अंग्रेजों से लड़ते हुए, तब जाके आजादी मिली। सुभाष चंद्र बोस की तो इंडियन नेशनल आर्मी थी, नेताजी की आधी इंडियन नेशनल आर्मी सर खत्म हो गई सर, शहीद हो गए वो लोग आधी। पता नहीं कितने लोग उसमें से खत्म हो गए सर। और कितने हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, हमारे शहीद भगत सिंह हैं, और अशफाकुल्लाह एंड सो मेनी अदर पीपल हु laid down their lives for this country। तो तब जाके हमें आजादी मिली सर। 1857 की बात करें, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर मैं इंडिया का ही एग्जांपल दूं, हमारे कितने लोग थे जिसकी वजह से हमें आजादी मिली, और कितने लोग हैं हमारी फौज के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, जो रोज अपनी जानें दे रहे हैं इस देश के लिए, तब जाके आजादी बरकरार है सर। क्योंकि एक बार आजादी मिलने से कुछ नहीं होता। अफगानिस्तान को भी 100 साल पहले मिल चुकी थी आजादी सर। दे हैव उनका कल ही इंडिपेंडेंस डे था अफगानों का। Yesterday only they celebrated their Independence Day। तो ये बड़ा दुख भी होता है कि मैंने पहली बार ऐसा अपनी लाइफ में देखा कि कोई मुल्क गुलामी में अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। ये मैंने कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में, आपने भी नहीं देखा होगा कि कोई मुल्क जो है अपना गुलामी में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ उन जो लोग हैं, जो आवाम है, बच्चे हैं, जो सड़क पे आए और तालिबान की गोलियों का सामना करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के झंडे लहराए सर। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है सर। इट रिक्वायर्स ग्रेट करेज एंड वैलर टू डू दैट in the face of such adversity। they've been dealt a bad deal in life। ठीक है, उनके लीडर्स ने धोखा दिया, सब लोगों ने धोखा दिया। मुझे अमेरिका जल्दी चला गया, रातों रात अमेरिका गायब हो गया, चाइना ने अपना गेम करा, वो सब करा, लेकिन ये लोग फिर अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। बहादुर कौम है अफगान कौम, एंड दे विल फाइट सर। मैं तो मैं उम्मीद से हूँ सर। आपको उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, लेकिन इस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटी है, अभी आपने पीछे बात की कि फाइनेंशियली क्राइसिस, अभी सरकार पूरी तरह से बनी भी नहीं तो फाइनेंशियल क्राइसिस सामने है। इसके साथ साथ जो जियो पॉलिटिक्स के इशू हैं वो ये कि तालिबान बहरहाल इस वक्त वहाँ के करता धरता है। पाकिस्तान में भी इसके बहुत शादियाने एक तरह से बज रहे हैं, और बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स के आर्टिकल्स भी छप रहे हैं। आपके चाणक्य फोरम पे भी आ रहे हैं, जिसकी वेबसाइट पे भी जाया जा सकता है, और ऐप्स जो हैं आपके दोनों, वो भी हमारे व्यूअर्स आईफोन की हो, एंड्रॉयड की हो, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो सब एनालिसिस आपके हों और दुनिया के मीडिया के एनालिसिस हों, वो हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इसकी खुशी है और भारत में इसका गम है। इस पे कैसे आप देखते हैं? देखिए सर, भारत में गम नहीं है, भारत के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान में जरूर खुशी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सर, 2-3 कारण हैं, वजूहात हैं क्यों पाकिस्तान खुश है। पहली चीज तो पाकिस्तान को ये लगता है कि अशरफ गनी उनके खिलाफ था, जो कि हो सकता है सच ही हो। अशरफ गनी उनके खिलाफ था, जो उनका जो मुखालफत करता था, अब वो चला गया, एक ये खुशी है। दूसरी चीज, पाकिस्तान हर समय इंडिया को ब्लेम करता आया है कि भारतीय एजेंसियों ने क्या करा है कि हर समय अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करी है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या कोई भी अन्य टेररिस्ट आउटफिट हो। भारत ने ऐसा अफगानिस्तान की जमीन से, ऐसा पाकिस्तान का मानना है सर। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कश्मीर है और तालिबान उनके लिए कश्मीर आजाद कर देगा, ये उनके मन की बात है। ये 2-3 चीजें हैं सर। तो मैं इसको ब्रीफली बता दूं कि सबसे पहली बात तो सर कि अशरफ गनी अगर उनके खिलाफ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इनकी भी डिप्लोमेसी कमजोर है पाकिस्तानियों की, और इन्होंने कभी अफगानिस्तान के लिए काम नहीं करा सर। आप एक नॉर्मल अफगान से पूछिए, जब उनके इंडिपेंडेंस डे के झंडे लगाए गए थे तो आम अफगानों ने पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए थे सर वहां पे। दे हैड दोस थिंग्स सर। तो उन्होंने नारे भी लगाए वहां पे, और तो एक हेट्रेड है पाकिस्तान के लिए एक आम अफगानी की नजर में। हम तो चाइना जैसे नहीं है सर। हमने $3 बिलियन का अगर हमने इन्वेस्टमेंट वहां पे करा तो इन्वेस्टमेंट था नहीं वो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होती है सर। इन्वेस्टमेंट में आप कहते हैं कि मैंने 3 बिलियन लगाया, मुझे 6 बिलियन चाहिए या 4 बिलियन चाहिए, मुझे कुछ वापस चाहिए। वापस तो हमने कभी मांगा नहीं, कोई एक कागज दिखा दे सबूत के तौर पे। अब तो भाई अगर हमने गवर्नमेंट के साथ कुछ साइन करा होगा, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तो वो तो कागज तालिबान के हाथ में है ना। तालिबान इंटरनेट पे डाले उसको, बोले कि साहब इंडिया ने सूद मांगी थी इस पे, इंडिया ने रिटर्न मांगा था, पैसे वापस मांगे थे, प्रॉफिट मांगा था, कुछ बताएं। हमने डैम बनाया, सलमा डैम, हमने कुछ नहीं मांगा। हमने सड़कें बनाई, हमने कुछ नहीं मांगा। और ये सब तालिबान ने भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र करा और बोला कि ठीक है, जो इंडिया ने बनाया हम शुक्रगुजार हैं और हम उसको तोड़ेंगे नहीं, और ये सब। तीसरी बात है कि इनको तालिबान कश्मीर दिलवा देगा। तो ये बात तो बिल्कुल मुझे ताहिर साहब, एक्चुअली मैं
माफ कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आती। ठीक है, कश्मीर अगर पाकिस्तान को लेना है तो वो पाकिस्तान को लेना चाहिए, है ना। कभी इनको लगता है कि सर कभी चाइना दिलवा देगा इनको कश्मीर, इनका ये भी है ना कि हमें चाइना दिलवा देगा। फिर इनको कभी लगता है तुर्की दिला देगा, फिर कभी लगता है मलेशिया दिला देगा, फिर इनको लगता है कि ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो कंट्रीज हैं वो दिलवा देंगी। फिर इनको अब आजकल इनको लगने लगा है कि तालिबान, उम्मीद इनको सबसे है सर। अगर नहीं किसी से उम्मीद है तो जनरल कमर जावेद बाजवा से उम्मीद नहीं है इनको। अरे आप ही का नारा है ना, आप ही का मोटो है ना, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये तो पाकिस्तानी फौज का नारा है। पाकिस्तानी फौज का मकसद जिहाद है, उन्होंने खुद लिख रखा है, उनका वो मोटो है उनका। तो आप ये किस लिए है सर? ये पाकिस्तानी फौज, ये डीएचए के प्लॉट घेरने के लिए है? मुझे आज तक समझ में नहीं आई। आप पाकिस्तानी फौज को बोलिए कि भाई हमने 6-8 लाख की फौज क्यों पाल रखी है, आप कश्मीर क्यों नहीं छुड़ा सकते? क्यों हर समय भीख मांगते रहते हैं? कभी किसी से पैसा दे दो, लोन माफ कर दो, वैक्सीन दे दो, कश्मीर दिलवा दो। ये इनका हर समय सर हाथ इनका ऐसे ही रहता है। मैंने एक बात देखी है, 24 घंटे इनका हाथ ऐसे रहता है। अरे कभी तो ऐसा हाथ हो, कभी तो देने वाला हाथ हो कि जी हमने दिया तुमको। ये देने की किसी सूरत में है नहीं। तो यही इनकी फजूलियात है सर। ये अब मैं क्या बोलूं इसमें। तो ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है पाकिस्तान में, इट्स हाईली टैक्टिकल इन नेचर सर, हाईली टैक्टिकल। इनकी ये उस लेवल के ऊपर नहीं उठ पाए जहां पे ये बात करते हैं सर मुजाहिद हैं और जिहादी हैं और गाजी हैं। यही सब फजूलियात की बातें हैं सर, फजूलियात की बातें। देखिए, तालिबान ने अपने कब्ज़े के बाद जो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनमें बार बार उनका कहना है कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी देश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जब वो ये कहते हैं तो उनका ज़्यादा इशारा भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड होता है। और फिर अभी कोई तजारत की बात हुई तो तालिबान ने फिर उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम भारत के साथ तजारत भी बंद नहीं कर रहे। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि तालिबान ऑफ कोर्स उनका एक नेचुरल रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ बनता है, मगर वो पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन होती थी, इन्होंने फेंस बनाई है अभी कुछ सालों में, तो वो तालिबान भी शायद ना माने। एक तो ये मसला पाकिस्तान के लिए भी होगा, मगर इनका एक नेचुरल अलाइंस भी होगा। भारत को क्या आफ्टर ऑल ऐसे खदशात हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अदर देन कश्मीर, अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने पर? सर 2-3 चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो ड्यूरेंट लाइन है सर, वो तो मानते नहीं सर। ये पश्तून जनरली ना ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, दे डोंट बिलीव इन द ड्यूरेंट लाइन। पहली बात तो ये है सर। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता नहीं है कि अब नेचुरल एक अलायंस है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ज़माना था जब तालिबान को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, उनके सेफ हाउसेस थे, उनके पाकिस्तान में रहना वगैरह। अब ये तालिबान जो है सर, ये तालिबान ने काफ़ी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से, ऐसी बात तालिबान ने कभी नहीं करी जैसे अभी तालिबान बात कर रहा है कि ट्रेड भी चलनी चाहिए, औरतें भी काम करेंगी। वो चाहे झूठी बोल रहे हो, चाहे स्क्रीन सेवर हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये तो है वहां पे ना सर। बात तो कर ही रहे हैं वो लोग। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये तालिबान सर, ये सोशल मीडिया समझता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया समझता है, ये तालिबान जो है ये टेलीविजन का पावर समझता है सर, ये ट्विटर का पावर समझता है, फेसबुक का पावर समझता है। इसको पता है कि नैरेटिव बिल्डिंग क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, क्योंकि ये 20-21 साल भटके हैं। और ये थोड़ा सा दीन दुनिया वाला तालिबान है, जिसने दीन दुनिया देखी है, जिसको पता है कि सब दुनियादारी क्या है, इस तालिबान को पता है। वो करेंगे वही चीज जो उनकी फितरत में है। अभी भी गोलियां चला रहे हैं क्राउड के ऊपर, वो बदलेंगे नहीं, लेकिन अब उनको पता है कि दुनिया की तरफ मैसेजिंग क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है सर कि अब उस तालिबान को उतनी जरूरत नहीं रही पाकिस्तान की जितनी पहले वाले तालिबान को थी। क्योंकि मैं आप ही के प्रोग्राम में मैंने पहले भी बोला था सर कि अब देखिए, ये जब चीन में गए थे सर, चीन के विदेश मंत्री से मिलने के लिए, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वांग यी, तो किसी पाकिस्तानी के थ्रू नहीं गए सर, डायरेक्टली इनको कॉल आया। इनको रशिया से, अमेरिका से, इंडिया से, तजाकिस्तान से, ईरान से, इनको डायरेक्टली कॉल आ रहे हैं। तो जो पाकिस्तान हर समय जो पैसे खाता था सर बीच में बिचौलिया बनने के, याद है आपको 50-60s में उसने पैसे बीच में खा लिए थे अमेरिका और चाइना को आपस में मिलवाने के। तो पाकिस्तान हर समय वो ट्रेडर वाला काम करता है, ये कमीशन एजेंट जो होते हैं ना सर, कि मैं कमीज बनाता हूं, आपको बल्क में कमीज खरीदनी है, तो हम दोनों की मीटिंग कराई और 2% ले लिया। वो पाकिस्तान का गेम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भी इंडस्ट्री तो ठप बैठी है सर, उन्हें करना कुछ है नहीं, ये बिचौलियापन का काम करना है। तो अब क्या है कि दिस तालिबान डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान। हाँ, इनके रिश्तेदार हैं,
इनके पर्सनल बॉन्ड्स हो सकते हैं और इनकी इमोशनल अटैचमेंट भी थोड़ी बहुत पाकिस्तान के साथ हो सकती है, हम इसके इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक सत्ता में रहने की बात है, जहां पे पॉलिटिकल पावर की बात है, जहां पे सपोर्ट की बात है, आप एक बात बताइए सर, इनको चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है ताहिर साहब, इनको चाइना ने रिकॉग्नाइज कर दिया, चाइना ने बोला हम मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे अफगानिस्तान में। अब आप बताइए, चाइना के साथ इनका बॉर्डर मिलता है, इनको पाकिस्तान चाहिए, किस लिए चाहिए सर? रशिया ने बोला कि दे आर गुड पीपल, दे आर सेंसिबल पीपल, है ना जी। आमू दरिया पार करके तो आए थे रशियंस 79 में, फिर आमू दरिया पार करके 89 में चले गए, 10 साल के लिए यहाँ पे आए थे। रशियंस आर सेइंग, जो यूएसएसआर था, अब रशिया है टूट के, वो कह रहे हैं कि दे आर सेंसिबल पीपल। कल अगर इनको रशिया रिकॉग्नाइज कर लेता है, इनके पास, इनके जिसका दोस्त रशिया हो, जिसका दोस्त चाइना हो, दोनों परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, दोनों अपने लेवल पे सुपर पावर्स, ठीक है। अमेरिका को लोन सुपर पावर मानते हैं, लेकिन रशिया इज आल्सो नो लेस अ पावर सर, रशिया इज स्टिल अ वेरी बिग पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, ठीक है सर। आपको, उनको क्यों चाहिए पाकिस्तान, किस लिए चाहिए पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान दे, कैसे? पैसे दे नहीं सकता उनको पैसे दे नहीं सकता, उनको पाकिस्तान से हथियार नहीं चाहिए। भाई आपको चाहिए होंगे, आप रशिया से मांग लेंगे ना। और रशिया को अफगानिस्तान आने के लिए पाकिस्तान से आने की जरूरत नहीं है, चाइना को अफगानिस्तान आने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान तो बस, देखिए, पाकिस्तान का जो सेल बाय डेट जिसको कहते हैं ताहिर साहब, वो खत्म हो गई है, ठीक है। अब वो ठीक है, जो थोड़ी बहुत है दिल की बातें हैं, इतने साल रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जिसके बच्चे पैदा हुए हैं, वो थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन जो हम रियल बात करते हैं पॉलिटिक्स की, हम बात रियल करते हैं सत्ता की, रूलिंग की, उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत अब नहीं है इस तालिबान को। आपने कहा कि तालिबान को शायद पाकिस्तान की अब ज़रूरत उस तरह नहीं है जिस तरह हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान का तालिबान के साथ जो ऑब्सेशन है वो तो बहुत हाइट पे नज़र आता है, और वो इस्लामी उम्मा की बात भी करते हैं, चाहे पाकिस्तान में ख़ुद इस्लाम के कई शेड हों, अफ़गानिस्तान में भी कई इस्लाम के शेड हैं, इस्लामी दुनिया में इस्लाम के कई शेड हैं। तो ये जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान का तालिबान के लिए, इसकी फिर क्या वजह आपको समझ आती है? देखिए सर, पाकिस्तान में और कुछ है नहीं। पाकिस्तान में क्या है? ऑब्सेशन के लिए सिर्फ इस्लाम रह गया सर। पाकिस्तान किससे ऑब्सेस्ड होगा सर? ओलंपिक से ऑब्सेस्ड होगा, इकोनॉमी से ऑब्सेस्ड होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड होगा, ट्रेड से होगा, कॉमर्स से होगा, एग्रीकल्चर से होगा, स्पेस प्रोग्राम से होगा। आप मुझे बताइए ताहिर साहब, पाकिस्तान ऑब्सेस्ड किससे होगा? उसके पास तो सब ठप है ना, सब ठप है, कुछ तो होता नहीं पाकिस्तान में। एक जमाने पे नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन, नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन बन गया है। तो पाकिस्तान क्या करेगा? उसके पास एक ही अफीम है, जिसको बोला था ना सर कि आई थिंक इट वाज कार्ल मार्क्स हु सेड दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। आवाम की अफीम है मजहब, तो वो अफीम चटा रहे हैं सर लोगों को। और तालिबान का उनको अभी भी, जो उनके पुराने रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं ये पाकिस्तान आर्मी के, और कुछ सीनियर जर्नल हैं जिन्होंने अपने इनिशियल डेज में वो जिहाद विहाद का ये चूरन खिलाया होगा अफगानिस्तान में इन दी 80s, राइट, वो भी अभी जनरल लेवल के होंगे, मिड 80s के, जिन्होंने उस समय वो देखा है, जो भी देखा है उन लोगों ने। सो दोज पीपल स्टिल हैव दैट रोमांटिक फैसिनेशन विद द तालिबान, विद जिहाद, विद दिस एंड दैट। ये देखिए, तालिबान को क्या जरूरत है कहने की कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी और के लिए, किसी नेबर के खिलाफ। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि चाहे वो जमीन इस्तेमाल होने दें या ना होने दें, ये तो समय ही बताएगा। वी कैन नॉट ट्रस्ट द तालिबान, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तालिबान समझता है कि ये मैसेजिंग, ये ऑप्टिक्स जरूरी है। तालिबान ये समझता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब आपको पता है कि यू हैव अ हुक विद द तालिबान। तालिबान क्या चाहता है कि 50 कंट्रीज हमें रिकॉग्नाइज करें। तालिबान ये चाहता है हम यूनाइटेड नेशंस में पहुंचे। तालिबान ये चाहता है कि हम वर्ल्ड बैंक से बात करें, हम IMF से बात करें। तालिबान ये चाहता है कि हमें एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट समझा जाए, राइट। तो ये सब तालिबान चाहता है। कैसे होगा? ये औरतों को कोड़े बरसा के और बंदों की खोपड़ियों में पिस्टल से या AK-47 से गोली मार के, या बच्चों को किडनैप करके, या ये सब तो करके कोई होगा नहीं। तो यू हैव टू डिसाइड कि भाई आपको करना क्या है। तो तालिबान हैज टेकन अ सर्टेन पाथ। पाकिस्तान का ऑब्सेशन धीरे धीरे सर, यार पुरानी मोहब्बत है, ये जाते जाते जाएगी, इमीडिएटली जाएगी नहीं। आपने कहा कि वो ऑब्सेशन की वजह बड़ी साफ है कि और बदकिस्मती से प्रोडक्टिव काम वहाँ पे हो कोई नहीं रहे, लेकिन हम भारत में भी देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसे फैक्शंस हैं। जनरली भारत के मुसलमानों की मेजॉरिटी तालिबान को, मेरा ये ख्याल पसंद नहीं करती, मगर मैंने क्लब हाउस में कुछ ऐसी गुफ्तगू सुनी। इवन भारत के कुछ शिया लीडर्स
जैसे कुछ क्लिप हम आपके साथ व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कुछ अपने आप को शायर कहने वाले लोग, वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तालिबान के साथ। तो ये जो कुछ फैक्शंस हैं भारत में भी तालिबान से मोहब्बत का इजहार करते हैं, इससे भारतीय समाज को कितना कंसर्न होना चाहिए? देखिए सर, ये पता है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक पाकिस्तान प्रेम भी है इससे। क्योंकि देखिए, अगर हम मुसलमान की बात करें, हम इस्लाम की बात करें, तो जो बेचारे अफगान हैं, जो भाग रहे हैं, जहाज़ों से गिर रहे हैं बेचारे, और जिनके बच्चे मर रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है सर, वो भी तो मुसलमान है। ये लोग जो हैं, ये मुसलमान में भी फ़र्क करते हैं, है ना सर? ये मुसलमान में भी फ़र्क करते हैं। पाकिस्तानी मुसलमान अच्छा है, अफगान मुसलमान बुरा है। ये माइंड सेट है, क्योंकि इन लोगों का जो आइडियोलॉजिकल किबला जो है, नजरियाती किबला जो है, वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंट करता है, राइट? एंड मेनी ऑफ देम, इनके फोर फादर्स थे हु वर इन्वॉल्व्ड इन द पाकिस्तान मूवमेंट। तो अब ये गए नहीं वहां पे, अब यही चक्कर है ना कि अब गए नहीं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि 99% ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, उनको कोई तालिबान से लेना दे, वो अपनी दाल रोटी के चक्कर में है, नौकरी, ठीक है, बेटी बेटे पढ़ जाएं। मेरे कितने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं सर, उनका चक्कर ही पता है, वो कभी तालिबान वालिबान के चक्कर नहीं पड़ते। उनका सिंपल सा काम है कि मेरी सैलरी इतनी थी, अब मुझे वहां से कोविड के चलते सैलरी बढ़ी नहीं मेरी 1 साल से, अब मुझे वहां से जॉब ऑफर मिल रहा है तो मेरी 20% सैलरी बढ़ जाएगी। उनके ये कंसर्न है सर, जो मेरे दोस्त हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। किसी का ये कंसर्न है कि यार मेरी बहन पढ़ाई करना चाहती है तो मैंने बैंक से लोन लिया है और वो अभी डॉक्टर बनने जा रही है, उनके ये कंसर्न है। पर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान को पसंद करते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि सर, अगर आपको तालिबान इतना अच्छा लग रहा है तो आप थोड़े समय के लिए वहां पे वक्त गुजारिए, आप थोड़ा जाइए अफगानिस्तान में। तालिबान एक बार, ये जो शायर है ना मुनव्वर राणा, ये कहते हैं कि साहब तालिबान ये तालिबान वो, और कि इनको ये नहीं पता कि ये जो काम करते हैं जिससे मुनव्वर राणा का घर चलता है, तालिबान की नजरों में वो भी गुनाह है, राइट? तालिबान की नजरों में किसी भी किस्म की तफरी जो है वो गुनाह है। वो टांग देंगे सर, वो तालिबान है ऐसे, दे आर क्रिमिनल एलिमेंट्स, दे आर टेररिस्ट्स, वो टांग देंगे इनको यहां से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके, इंडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके आप तालिबान की तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलाउ करता है आपको। आप कह सकते हैं कि मुनव्वर राणा कह सकते हैं कि उनको तालिबान पसंद है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुनव्वर राणा साहब, आप बड़े अजीम शायर हैं, आप बड़ी शख्सियत है, आप एक काम करिए कि आप बीच काबुल में जाके 2-4 शेर वहां पे भी सुना दीजिए तालिबानों को कि मैं इंडिया से आया हूं, मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूं। तब आपको पता लग जाएगा कि कितनी मुकर्रर कहते हैं, कितनी वाह की दादें मिलती हैं आपको। वो तो सीधा गोली चलाते हैं तालिबान वाले, उनको शायरी वायरी तो समझ में आती नहीं है। किसी भी प्रकार की सर कविता, शेर व शायरी, पोएट्री, कुछ भी दे डू नॉट अप्रिशिएट, वो सीधा गोली मारते हैं सर। ये कहते हैं कि मुनव्वर राणा का एक स्टेटमेंट आया कि मैं भी वही बिलीव करता हूं जो तालिबान बिलीव करता है कि पैसा मर्द को कमाना चाहिए, औरत को नहीं। ठीक है, अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है कि भाई मर्द और औरत बराबर हैं, जिसको जो कमाना है अपने हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और मेरिट के हिसाब से कमाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बराबरी की बात करता है, राइट? तो मुनव्वर राणा जो कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पिरिट के खिलाफ है। इट्स नॉट अ क्राइम, बट इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। यही मुनव्वर राणा देश के खिलाफ और तालिबान के साथ है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है। कुछ बोले तो अभी विक्टिम कार्ड लेके टीवी के सामने रोना शुरू कर देंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि सर मुझे दबाया जा रहा है, मुझे कुचला जा रहा है। करोड़पति हैं ये सब, शेयर लिख लिख के इंडिया ने करोड़पति बना दिया, और ये दम तालिबान का भर रहे हैं। तो भैया साहब, मैं तो कह रहा हूं कि जिसको तालिबान पसंद है, जिसको भी पसंद है, गॉड ब्लेस यू, आप एक बार जाइए तो वहां पे, आप जाइए। हमें भी तो लगे कि हाँ आपने कुछ करा है काम, तो प्लीज गो एंड प्लीज विजिट द तालिबान एंड लिव अंडर द रूल। अब 10-15 दिन, 1 महीना रहकर रहिए, फिर हमसे बात करेंगे। मेरे साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जो अफ़गान मर रहे हैं, जो तालिबान के सपोर्टर नहीं हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। ऑन द अदर हैंड हम पाकिस्तान में देखते हैं बलोच जो हैं वो भी तो मुसलमान हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, और उनके साथ कितना जुल्म होता है। अब भी तारीख के औराक पलटें तो बहुत पीछे ना जाएं, तो बांग्लादेशी मुसलमान भी तो मुसलमान हैं, जिनका मिलियंस में बेचारों का कत्लेआम किया गया, लाखों ख़वातीन को रेप किया गया। वीगर जो हैं वो भी तो मुसलमान हैं, जिनकी ये जो हैं भारतीय मुसलमानों के वो ग्रुप
जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं वो कभी उनके हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। कुर्द भी तो मुसलमान हैं जो 4 मुस्लिम कंट्री से कई सालों से मारे जा रहे हैं, इराक, ईरान, सीरिया, टर्की। तो आफ्टर ऑल इन चीज़ों की तरफ इनकी नज़र क्यों नहीं जाती? सर फायदा नहीं है वहां पे सर, आइडियोलॉजिकली अलाइंड नहीं है। देखिए ये सिर्फ कहने को मुसलमान है, कहने को मुसलमान है। अगर इनके पास कल आ जाए ना वीगर मुसलमान कि भाई आप हमारे लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, नहीं उठाएंगे, ये कभी नहीं उठाएंगे उसके लिए। उनके इनकी तरफ से सर वो कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको आवाज उठानी है रोहिंग्या के लिए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया में रोहिंग्या आना चाहिए। ठीक हो गया सर। ये कभी मुहाजिरों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे कि पाकिस्तान में जिसका 25,000 मुहाजिरों का 10 साल में सिर्फ कराची में कत्लेआम हुआ था, कभी नहीं उठाएंगे सर, ठीक है। ये कभी बलोचों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये कभी पश्तूनों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, ये कभी मुसलमानों के लिए। मैं कह रहा हूं कि ठीक है आपके मन में हिंदू हेट्रेड है, मुझे समझ में आता है कि आपके मन में हिंदू हेट्रेड है, कोई बात नहीं, आप हिंदुओं के लिए मत उठाइए आवाज। अब मुसलमानों के लिए तो आवाज उठाइए, आप इतने बड़े मुस्लिम बनते हैं, उनके लिए भी नहीं उठाते, उसमें भी सेलेक्टिव है सर। तो ये मुनाफिक लोग हैं, इनको देखिए सर, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, और इनकी जो आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है इनकी, इट इज टोटली एंड टोटली विद पाकिस्तान। ये, और मुझे नहीं पता क्यों किसी फेलियर के साथ क्यों अपने आप को कोई एसोसिएट करना चाहेगा। आई हैव नॉट अंडरस्टूड सर, व्हाई वुड यू वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद अ नेशन दैट इज फेल्ड इन एवरी फ्रंट। पैसे पाकिस्तान के पास नहीं सर, इकोनॉमी उसकी चरमरा रही है, लोन उन्होंने ले रखे हैं, ओलंपिक में इनके मेडल जीरो हैं, स्पोर्ट्स में ये लोग जीरो हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस जीरो है, पूरा मुल्क गिरवी रख रखा है, सब कुछ। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो कोई मुझे पॉइंट आउट करे, और मैं चाहता हूं अगर कोई पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे हो वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन पे बोलें कि मैंने कहां पे झूठ बोला है, तो आप लिखेंगे मेजर साहब आपने झूठ बोला है, फिर मैं आऊंगा एंड आई विल अपोलोजाइज, मैं आपसे माफी मांगूंगा यहाँ पे आके कि साहब हाँ ठीक है मैंने झूठ बोला है, आप साबित करें मैं झूठ बोल रहा हूं। आपके पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया है, पूरे मुल्क को, लेकिन ख्वाब तालिबान आएगा, कश्मीर आजाद करेगा। इनको ये नहीं पता कि सर कल का खाना कहां से आएगा, इनको ये नहीं पता कि कल हमारा मुल्क चलेगा कैसे, इनको ये नहीं पता कि 6 महीने के बाद अपनी फौज को तनख्वाहें कहां से देंगे, इनको ये नहीं पता कि अगले साल जो इनको 25-30 बिलियन डॉलर चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए, वो अगला 25-30 बिलियन डॉलर कहां से आएगा, इनको ये नहीं पता है। और इनको ये पता है कि बस जिहाद फी सबीलिल्लाह, बस इनको ये पता है, इसीलिए तो बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का सर। वापस हम आते हैं मेजर साहब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की तरफ, कुछ बातें और करते हैं वहाँ के जो हालात हैं। मुझे ये बताइए कि नॉर्दर्न अलायंस एक बहुत बड़ा वहाँ पे फोर्स का मंबा होता था, जस्ट उनकी जो फोर्स थी वो तालिबान के लिए एक रेजिस्टेंस थी। आपको लगता है कि अब जब कि नई सूरत हाल बनी है, जब अफ़गान ने देख लिया, अफ़गानों की बड़ी तादाद ने देख लिया कि तालिबान तो वो कुछ करेंगे जो वो करना चाहेंगे, जो उनके प्रोटेक्टर थे वो भी उनके प्रोटेक्टर नहीं थे, अब शायद वो अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ें, तो क्या नई जो फोर्सेस हैं वहाँ पे उभरेंगी? चूँकि ये तो एक समाज में मुमकिन नहीं है कि एक ही तरह की फ़ोर्स अपनी डिक्टेटरशिप चलाती रहे, तो जो नई फोर्सेस उभरेंगी उनमें नॉर्दर्न अलायंस का या किसी और फोर्स का कितना बड़ा अमल दखल होगा? सर काफ़ी बड़ा मुझे लगता है डेवलप कर रहे हैं। अमरुल्लाह सलेह पहुँच गए हैं पंजशेर कुछ दिन पहले, और वहाँ पे अहमद शाह मसूद के साहबजादे जो हैं अहमद मसूद, वो भी वहाँ पे हैं, और लोग भी हैं। ये पहले के जितने अब्दुल्ला वगैरह ये सब लोग थे पुराने, ये सब नॉर्दर्न अलायंस के ही लोग हैं। क्या हुआ कि नॉर्दर्न अलायंस इसलिए तितर बितर हो गया क्योंकि 9/11 के बाद जब अमेरिकन बॉम्बिंग हुई एयरक्राफ्ट से तो तालिबान भाग गया सर, तो वहां पे ये लोग काबिज हो गए। बट अब तालिबान वापस आ गया तो नॉर्दर्न अलायंस जो है इट इज टेकिंग शेप वंस अगेन। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है पश्तून की, पश्तून्स आर द लार्जेस्ट इन अफगानिस्तान बट दे आर स्टिल 45%। 55% जो है सर वो और एथनिसिटीज के हैं, जिसमें हजारास भी शामिल हैं सर, जिसमें उज़्बेक भी शामिल है, जिसमें ताजिक भी हैं, जिसमें कुछ चंद बलोच भी हैं। तो ये सब कम्युनिटीज वहां पे हैं एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग वेरियस पीपल। और उसमें एक और चीज है सर, अफगान आर्मी के बहुत सारे सिपाही जो हैं वो पंजशेर पहुंच गए हैं सर, खासतौर से उनकी स्पेशल फोर्सेस के, उनकी कमांडोज के जो ट्रेंड हैं वो लोग पहुंच गए हैं, और दे आर देयर एंड दे हैव रीच्ड देयर। एंड ये लोग जो है सर दे सेड कि हमारे अफसरों को पैसा दे दिया और हमारे जनरलों को पैसा देके सरेंडर करवा दिया, लेकिन हम तो लड़ना चाहते थे लेकिन हमें हुक्म नहीं मिला लड़ने का। तो बेसिकली क्या है कि अब हम लोग लड़ेंगे, तो अमरुल्लाह सलेह के लिए, और अमरुल्लाह सलेह ने अपने आप को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है,
उसका सदर डिक्लेयर कर दिया है और तजाकिस्तान ने अशरफ गनी की फोटोग्राफ हटाई और अमरुल्लाह सलेह की फोटो वहां पे रख दी। तो ये रीजन जो है बहुत फास्ट चेंज हो रहा है सर, इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट। बड़ी आपने अहम बात की कि ये कोई एंड ऑफ द गेम नहीं है जो तालिबान का काबुल पे कब्ज़ा है, ये असल में गेम की शुरुआत है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि तालिबान के चैलेंजेस भी बहुत हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे, वो कह तो रहे हैं बहुत सारी मीठी मीठी बातें, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड्स पे वो नहीं कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली दूसरी फोर्सेस वहाँ पे डेवलप होंगी और इमर्ज होंगी। और आपने जैसा कि कहा कि अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो अब एक नए लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, और चलिए वो अगर ना भी बहुत पायदार हुए तो ये तो मुमकिन नहीं है कि तालिबान को रेजिस्टेंस ना मिले। तो तालिबान को दुनिया में कितना तस्लीम किया जाएगा आने वाले दिनों में? सर मुझे नहीं लगता कि दुनिया तस्लीम करने के मूड में है तालिबान को, लेकिन ऐसे कई मुल्क हैं, दो किस्म के मुल्क हैं तस्लीम करेंगे सर। जो अफगानिस्तान में अपनी स्टेक्स चाहते हैं, ये पंट है सर, इट्स अ बेटिंग गेम, कौन से घोड़े पे कौन पैसा लगा रहा है सर, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग हैं जो इसलिए तस्लीम करेंगे क्योंकि चीन ने उनको पैसे दे रखे हैं। अब ये डिपेंड करता है, चीन भी देखेगा इनका बिहेवियर तालिबान का, क्योंकि चीन ऐसे नहीं करेगा कि 10 लोगों को फोन करके बोल दिया कि तुम तस्लीम करो अफगानिस्तान को, और पता लगा कल की 25-30 मुल्कों ने तस्लीम कर दिया। चीन भी ये देखेगा कि इनकी कारकर्दगी कैसी है, इनके कॉलोफिल में फर्क तो नहीं है, जो क्योंकि दे ऑल्सो रियलाइज चाइना इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। चाइना विल नेवर पुट ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन अफगानिस्तान सर। चाइना अपने फौजी, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा ये असेसमेंट है, सो मेरा तर्जिया है कि चाइना कभी ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेगा अफगानिस्तान में। चाइना चेक लिखेगा बड़ा, क्योंकि उनको पता है, और चाइना ऐसे ही मुल्क में आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहां पे इंस्टेबिलिटी होती है, जहां पे करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप होती है सर, और जहां पे चाइना मन मर्जी के दामों पे लोन दे सकता है। तो चाइना ने इनको रिकॉग्नाइज करा है, अब चाइना देगा तालिबान को लोन। चाइना पैसे नहीं देगा सर, वैसे गिफ्ट नहीं देगा जैसे अमेरिकन देते हैं। अमेरिकन ने तो अफगान सरकार को दिया ही है पैसा, कुछ मांगा थोड़ा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिया। अमेरिका ने तो कुछ नहीं बोला कि हम तुमसे वापस लेंगे। चाइनीज ऐसे नहीं है सर, चाइनीज बोलेंगे ठीक है तुम्हें $30 बिलियन चाहिए ना, लो 30 बिलियन, कोई दिक्कत नहीं है, पर 30 बिलियन का लाइक तुम सांस हमारे हिसाब से लोगे, और तुम कल तक जो सांस ले रहे थे ना, वो हर सांस में तुम शी जिनपिंग बोलोगे, और हर सांस में तुम चाइना जिंदाबाद बोलोगे। ये चाइना विल इंश्योर दैट, दे विल इंश्योर कंप्लीट, जैसे पाकिस्तान का सर, पाकिस्तान का कराची का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, हर एक जितने भी एयरपोर्ट है वहां पे, बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां के मोटरवेज, वहां पे पाकिस्तान रेडियो, पाकिस्तान टेलीविजन की बिल्डिंग, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पूरे जहाज, पूरे उनके एसेट्स सबके सब तो गिरवी रखवा लिए ना। जब सबके सब गिरवी रखवा लिए, पैसा दिया उसके एवज में, उन्होंने गिरवी रखवा लिए। अब एक काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगा सर, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगा, वो पैसा देंगे बिल्कुल, चाइनीज मना नहीं करेंगे पैसा देने के लिए, और इनकी मजबूरी है भाई। आप इक्तिदार में आ गए, आपको इक्तिदार की हवस थी, आप काबुल पे चढ़ दौड़े, अब संभालो, देखते हैं कितना संभालते हो, संभालो। क्योंकि सर ऐसा, देखिए आपने नर्दर्न अलायंस की जो बात करी ना ताहिर साहब, वो एक सच्चाई है। जो अब अफगान झंडा लेके खड़े हो रहे हैं अफगानिस्तान का, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन जब ये सब चीजें, वो कहते हैं ना, जब नई नई शादी होती है तो एवरीबडी इज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया फॉर अ फ्यू मंथ्स, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ आपको हिट करती है ना, कि जैसे लोन के पैसे देने हैं, ईएमआई जानी है ना, मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे जाने, ये सब जिंदगी की सच्चाइयां हैं सर, विच तालिबान, इफ देखिए चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब अगर चाइना की नजरों में तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, अब अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो फिर उनको ये करना पड़ेगा कि देन इनको जो पब्लिक वर्क्स हैं वो भी रन करने पड़ेंगे, इनको टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा सर। जो कर है, जो कर वसूलेंगे या टैक्स लेंगे, वो भी इनको लेना पड़ेगा, इनको इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी पड़ेगी, इनको कॉलेजेस भी चलाने पड़ेंगे, इनको इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ अफगानिस्तान या स्टेट बैंक जो भी इनका है अफगानिस्तान में, ये सब इनको करना पड़ेगा, इनको सब करना पड़ेगा सर। एक पूरा, वो तो एक पूरा एक इकोसिस्टम है ना सर, एक कंट्री का तो पूरा इकोसिस्टम है। अब तालिबान को तो एक्सपीरियंस नहीं है वो इकोसिस्टम रन करने के लिए, तो तालिबान किसी ना किसी से तो बोलेगा कि भाई साहब आप जाके हमारी मदद करिए। आज भी अपना जो मुल्क का कूड़ा है पाकिस्तान खुद नहीं उठाता, टर्किश कंपनीज को उसने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। 75 साल आजादी के हो गए, पर लेकिन अभी भी, या बनने के हो गए, आजादी हमारी थी, पाकिस्तान तो क्रिएट हुआ था, 75 साल हो गए, आज भी उन्होंने टर्किश कंपनीज को कूड़ा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। तो वही अफगानिस्तान में भी होगा सर, बिकॉज दे हैव नॉट डेवलप्ड कैपेसिटी, और जो भी पुरानी रेजीम के थे उनको तो मार डाला, या फिर मार डालेंगे, या फिर उनको भगा देंगे, उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे, यही चीज है।
तो वही बात जो मैं अभी पीछे कह रहा था कि अभी तो गेम शुरू हुई है, लोगों का ये ख्याल है कि तालिबान के कब्ज़े से एंड ऑफ द गेम हो गई है। नहीं, इनफैक्ट वो एक मुनीर नियाज़ी का खूबसूरत शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो अब वो एक और दरिया का, बल्कि ज़्यादा बड़ा दरिया है अब, जिसको पार करना है। मालूम नहीं पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या तालिबान की सरकार, अव्वल तो वो पूरी की पूरी बनेगी नहीं, एक मिली जुली सरकार अभी भी जो बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी जिसमें इकोनॉमिस्ट होंगे, बहुत बड़े बड़े माहिरीन होंगे, लेकिन ये सिलसिला तो पहले दिन से ही डामाडोल और मुझे तो डोलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको कैसे लग रहा है? नहीं सर, ये पाकिस्तान को अक्सर ये लगता है कि जो ये पूरा, पाकिस्तानियों को लगता है कि जिंदगी इज अ 2020 मैच सर। T20 होता है ना, उनको वो लगता है एक्चुअली लाइफ इज अ टेस्ट मैच सर। धूप में खड़ा होके पूरा पूरा दिन गुजारना पड़ता है सर पसीने में, तब जाके हो सकता है कि मैच का कुछ सोल्यूशन निकले, कोई रिजल्ट निकले ना निकले, नोबडी नोज। तो ये तो सिर्फ एक साइड ने बैटिंग करी है, अभी तालिबान ने बैटिंग करी है सर। तालिबान काबुल में पहुंच गया, एक बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने 300 का स्कोर खड़ा कर दिया, 400 का स्कोर खड़ा कर दिया स्कोर बोर्ड। अब दूसरी साइड की बैटिंग शुरू होगी। देखिए सर, ना तजाकिस्तान चुप बैठेगा, ना अमेरिका चुप बैठेगा, ना भारत चुप बैठेगा। ठीक है सर। अगर किसी को लगता है, और ये जो पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं ना कि भारत की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट डूब गई, इन्वेस्टमेंट थी नहीं सर, वो तो डे वन से वन वे था, वो हमने तो कुछ मांगा नहीं। मैं तो खुला बोल चुका हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी अगर कोई डॉक्यूमेंट डाल दे तो मैं मान जाऊँ, मैं माफी मांग लूंगा उससे कि भाई इंडिया ने बोला था कि तुम हमें इतना वापस दोगे, हमने कोई कमाना नहीं है उसमें, हमने कुछ कमाना नहीं दिया, फ्रेंडली जस्टिस था, कर दिया उनके लिए। हमने कुछ प्रॉफिट कभी नहीं बोला कि हमें इसमें प्रॉफिट कमाना है जैसे चीन ने पाकिस्तान में कमाया। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि यूफोरिया, जो पाकिस्तान में सडन यूफोरिया होता है सर, ये बहुत जल्दी लुडियां डालना शुरू, भंगड़े डालना शुरू, सेलिब्रेट करना, और अब तो जीत गए, ये टिपिकल पाकिस्तानी टेंडेंसी है कि अब तो जीत गए, अब तो काम हो गया। फिर ये बाद में मायूस हो जाते हैं। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन सर, हर चीज में प्रीमेच्योरली सेलिब्रेट कर लेते हैं कि जल्दी से 1 मिनट पहले। हमारे यहाँ इंडिया में कहते हैं ना कि एक बर्थडे, एक हम लोग मानते हैं इंडिया में कि बर्थडे, कोई कहता है यार मैं बर्थडे के दिन यहाँ पे हूं नहीं तो पहले सेलिब्रेट कर लो, लोग मना कर देते हैं, इट्स बैड लक। कहते हैं एक बार बर्थडे हो जाए उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे, पहले मत करो। डोंट टेम्प्ट फेट, जिसको कहते हैं ना डोंट टेम्प्ट फेट। तो पाकिस्तानीज लव टू टेम्प्ट फेट, इसलिए जलील होते हैं सर ज्यादा। तो ये कहानी है मेरे हिसाब से। आखिर में मेजर साहब, जो इस वक्त कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और जो हमने बातचीत की, इस सारी को अगर आप सम अप करना चाहें तो कैसे करना चाहेंगे? देखिए सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी गेम शुरू हुआ है अफगानिस्तान में, और बहुत मुझे बुरा लग रहा है वर्ड गेम यूज करते हुए, क्योंकि वहां पे लाखों अफगानों की जिंदगी का सवाल है और मैं एक वर्ड गेम यूज कर रहा हूं। लेकिन मैं इसलिए वर्ड यूज गेम कर रहा हूं क्योंकि इसको ग्रेट गेम कहा गया बहुत पहले से सर। इट हैज बीन कॉल्ड द ग्रेट गेम, वो 100-150 साल से चल रहा है। कभी रशिया आ जाता है, कभी इंग्लैंड आ जाता है यहाँ पे। तो रशिया वाज नॉट द फर्स्ट सुपर पावर, एक जमाने में इंग्लैंड सुपर पावर था, वो आ गया था सर। तो ये सब है। महाराजा रंजीत सिंह वहां पे, जो लोग कहते हैं सर, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान को किसी ने नहीं हराया सर। ये कहते हैं ना कि अफगानिस्तान कभी किसी के सामने झुका है, ऐसी बात नहीं है सर। महाराजा रंजीत सिंह ने, जो वहां के लोकल थे सर, जो उस जमाने के तालिबानी थे, तालिबान तो बना नहीं था उस जमाने में, लेकिन जो उस जमाने के तालिबानी थे सर, मार मार के दुम्बा बना दिया था महाराजा रंजीत सिंह की फौजा ने, एंड दे रूल्ड फ्रॉम काबुल। अफगानिस्तान वाज पार्ट ऑफ द सिख एम्पायर सर। सिखों ने बिल्कुल हवा टाइट कर रखी थी वहां पे। लेकिन अब बात यह है कि वक्त का पहिया चलता है, तो मेरा कहने का बात है कि आगे चल के भी यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स आ रहे हैं। अभी नोबडी नोज, अभी हम लोग भी, बड़ी मीडिया वाले भी, हम बड़ी नजर बना के देखें, लेकिन मेरा एनालिसिस ये सर, मेरा तर्जिया ये है कि अभी हम इसको जज ना करें सिचुएशन को। आप 6 महीने 1 साल देखें, आपको दिखेगा अलग अलग चीजें होते हुए सर, अलग अलग चीजें होते हुए। अभी चाइना को भी सरप्राइज मिलेगा। हो सकता है चाइना ने ऐसी हड्डी मुंह में डाल दी हो सर, जो ना उगले बने चाहे निगले बने चाइना को सर। ये भी हो सकता है, बिकॉज अफगानिस्तान में हो सकता है, क्योंकि इट्स अ एंडलेस पिट। हम लोगों ने अफगान आर्मी ट्रेन करी सर, इंडिया ने अफगान आर्मी ट्रेन करी, अमेरिका ने अफगान आर्मी ट्रेन करी। अब मैं ताहिर साहब आपको बताता हूं ना, हम लोग हथियार दे सकते हैं, हम लोग हथियार चलाना सिखा सकते हैं, जज्बा हम थोड़ा ना डाल सकते हैं सर। अगर आप बताइए कि अगर मैं ही हूं अफगान आर्मी में, और मुझे बोला है कि ठीक है तुम्हारी बेहतरीन ट्रेनिंग है, बेहतरीन हथियार है तुम्हारे पास, और तुमने इंडिया या अमेरिका में तुमने ट्रेनिंग करी, इंडियंस अमेरिकन में तुमने ट्रेन करा है, सामने जो सामने वाला आता है तुम्हें देता है 2 लाख रुपए और तुम कहते हो ठीक है चलो यार मुझे लड़ना ही नहीं, तो इसमें ना इंडिया की गलती है ना अमेरिका की गलती है। अगर किसी को अपना ईमान बेचना है तो सर उसमें, आई मीन व्हाट कैन एनीबॉडी डू, व्हाट कैन एनीबॉडी से।
ये तो कुछ नहीं कर सकता। तो लोग पैसा लेके गए, अशरफ गनी भी पैसा लेके गया सर, उनका जो मार्शल है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, भला आदमी, वो भी पैसा लेकर गया, सब लोग पैसा लेकर गए, चाइनीज ने पैसा बांटा, सब लोग फुर हो गए सर अपनी हवाई जहाज, अपने हेलीकॉप्टर लेके, और आम अफगान को मरने के लिए छोड़ गए तालिबान के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब। जब आप और मैं कहते हैं कि अभी गेम शुरू हुई है तो हम वो इसको सिंबॉलिकली कहते हैं, चूँकि बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिक्स में यही एक रोल वर्ड है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद आपका कि आज आपने हमें फिर वक्त दिया। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की, और उन्होंने खुलकर जो इस वक्त की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है अफ़गानिस्तान और उस रीजन की, उस पर बातचीत की। हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें आप स्पॉन्सर भी कीजिए पैट्रॉन के राही, या हमें क्रेडिट कार्ड के राही, या पेपॉल के राही। मैं आज एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा और मेजर गौरव आर्या साहब का एनालिसिस देखा और सुना। आप मेजर गौरव आर्या की वेबसाइट चांकिया फोरम को ज़रूर विज़िट कीजिए, उनके जो ऐप्स हैं आईफोन के और एंड्रॉयड के ज़रूर डाउनलोड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज का खुसूसी ताज़ात देखने और सुनने का। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.